नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा के नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ गई हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम मामले में भूपेंद्र हुड्डा को ऐसा झटका दिया कि अब उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब पंचकुला सीबीआई कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। सीबीआई पहले ही इस मामले में कोर्ट में चालान दाखिल कर चुकी है। अपनी जांच में सीबीआई ने कई अनियमितताओं का हवाला देते हुए भूपेंद्र हुड्डा समेत कई आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ऐसे में हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब सीबीआई की विशेष अदालत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करेगी, जिसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। ये पूरा मामला मानेसर लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ है। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी ने सितंबर 2015 में शुरू की थी और 2018 में हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ 80,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी उद्देश्यों के नाम पर मानेसर और आसपास के गांवों के किसानों से सस्ते दामों पर सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं पूरा मामला क्या है। 27 अगस्त 2004 में करोड़ों को लेकर नोटिस जारी हुआ। भूपेंद्र हुड्डा ने आईएमटी रद्द कर 25 अगस्त 2005 में सेक्शन 6 का नोटिस जारी किया। मुआवजा 25 लाख रुपए एकड़ तय हुआ। बिल्डर्स ने किसानों से 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली। 2007 में बिल्डर्स की 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई। इससे किसानों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ। सीबीआई ने जांच शुरू की। हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की गई। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जुड़ गई हैं। कमल जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि अगर मामला कोर्ट में है, सब कुछ कानूनी प्रक्रिया की तरफ से हो रहा है, तो राजनीतिक द्वेष से क्यों कहा जा रहा है बार बार? भावना जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। बात ऐसी है कि मैडम, ये सारी जो इस वक्त की जो भाजपा है, वोट चोरी वाली सरकार है जिन्होंने पूरे देश में जिसे कहते हैं बर्बाद करके रख दिया है, जिसने पूरे देश को वोट चोरों की सरकार ये मुद्दों से भटकाने के लिए करें और राजनीति से प्रेरित तो है ही है। आप देखिए ना, वाड्रा जी के खिलाफ भी 3.5 एकड़ का इन्होंने क्या क्या इशू नहीं बनाया, क्या क्या नहीं किया। 23,000 पन्नों के वो चार्जशीट बनाए, लेकिन एक पन्ना भी किसी ने पढ़ा नहीं होगा। और इधर भी 80 पेजेस का था। 2015 का मामला था। 2018 में तक मतलब 2018 में इन्होंने चार्जशीट दाखिल की, तो तब तक क्या सो रहे थे? दूसरी बात, आपने बताया कि हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज क्यों की, उसका भी मैं वजह बता देती हूँ। आपको याद होगा बुआना लाखू का जो एक सरपंच बदला था, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, सिर्फ एक ईवीएम लेके जाने से सरपंच बदल गया था। तो हाई कोर्ट ने सुनवाई नहीं की थी। तो अब हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की, तो मुझे बिल्कुल, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ और बड़े विश्वास के साथ कह रही हूँ कि उसमें भी इनका हाथ है, भाजपाइयों का। क्योंकि अभी आप देखिए, मैं अभी खबर देख रही थी एक कि विजय शाह ने, जिसने हमारे देश की आन बान शान कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो टिप्पणी की थी, जिसके ऊपर एफआईआर हुई थी, और जिस जज ने एफआईआर की और सुनवाई की, उस जज के ऊपर ही एफआईआर कर दी, उसी को खून के आंसू रुला दिए। तो ये इन्होंने, जब से ये सरकार आई है, जो मनुवादी सोच की है, ये कहीं पर भी न्याय नहीं कर रही है। आप मुझे बताइए, मैं अगर गिनवाने बैठूं यहाँ पर अडानी का, तो उसको कितनी कितनी लैंड दी गई। अभी रिसेंट केस है कि जहां पर अमित शाह तो बोल के आए कि वहां पर बिहार में जमीन नहीं है, और 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया 1 साल का 33 साल के लिए लीज पर दे दिया। आप सोचिए जरा, उस जमीन की कोई बात नहीं करता। दिस इज वेरी सैड स्टेट्स ऑफ मैटर्स कि आप पिक एंड चूज करते हो कि अच्छा ये मेरा दोस्त है, ये मेरे विरोधी हैं। और अभी तक आप देखेंगे ना, जो भी केसेस जिनके साथ इन्होंने सरकारें बनाई, जिनके साथ तोड़ी इन्होंने, जिनको कहते थे चक्की पीसिंग, उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति तो इन्होंने वापस करी। राजस्थान में 70,000 करोड़ का घोटालेबाज था, उधर से शिंदे भी जो था। तो इनका कोई मकसद और नहीं है सिवाय तंग करने के लिए, हैरेस करने के लिए, क्योंकि हुड्डा साहब का बहुत सारी सीटों पर वर्चस्व है और वो रहेगा। उसको अगर ये समझती है भाजपा की उसको हटा देगी, तो नहीं हटा पाएगी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने मुद्दा ये उठाया है, क्योंकि अभी इन्होंने इनेलो से वहां पर रैली करवाई 25 सितंबर को, वो भी इनका डेलिब्रेट एक्शन था, क्योंकि सून आफ्टर द रैली ये लोग गए कहां पर,
केंद्र में गए पैसे लेने के लिए, माल लेने के लिए। मैं बड़ी स्पष्ट बात बोलती हूँ कि मैं इफ्स एंड बट्स नहीं करती। मैं ठीक है दूसरी कमल जी, बात, ठीक है, आपकी बात हम तक आ चुकी है। ठीक है, बीजेपी के 8 साल हो गए हैं। बिल्कुल एक मिनट बिल्कुल, सर, कमल ये- जी आपके पास वापस आएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। 5 seconds more। कमल जी, चर्चा को आगे बढ़ाना है, पहले बोलने दो। मेहमानों को तो अपने साथ कर लें हम। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज बेनीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। कमल हांडा जी कह रही हैं राजनीति से प्रभावित है ये सब कुछ, आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना है आपका? नमस्कार भावना जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को। देखिए, पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि ये मानेसर लैंडस्केप है क्या, इसके ऊपर आज इनको बड़ा झटका लगा है। जो विपक्ष के नेता हैं माननीय अपने हुड्डा साहब, जो कि 2 बार के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और ये शायद उनको मालूम नहीं है कमल हांडा जी कुछ भी बातें कहते हैं। सर एक देखिए, अगस्त शायद ज्यादा पसंद रहा होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को, 2004 से 14 का उनका कार्यकाल। 27 अगस्त 2004 को सरकार ने मानेसर और आसपास के 3-4 गांवों की जमीन, जो लगभग 13 एकड़ जमीन, उस पर सेक्शन 4 लगाकर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का पहला प्रयास किया। सेक्शन 4 का नोटिस लगाया और कहा कि मेरी जमीन का अधिग्रहण किया। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद 25 अगस्त को, जो 27 अगस्त 2004 की बात थी, वो 25 अगस्त 2005 को 688 एकड़ जमीन पर सेक्शन 6 लागू कर दिया गया कि अब सेक्शन 6 लग गया, अब वो लगेगा और विवाद करके आपसे जमीन सरकार, हरियाणा सरकार ले लेगी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कर रहे हैं। अब भावना जी, सीधा सवाल ये है, ये कमल हांडा जी जो बैठी है, किसी जमीन पर सेक्शन 4 का नोटिस हो, सेक्शन 6 का नोटिस हो, सेक्शन 9 का नोटिस आने वाला हो, क्या कमल हांडा जी उस जमीन को खरीद लेंगे? क्या नहीं खरीदेंगी? ना भावना जी खरीदेगी, ना मैं खरीदूंगा, क्योंकि वो जमीन आगे से सरकार के अधिग्रहण में होने जा रही है और किसानों को रिवार्ड मिलने वाला है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ बिल्डर आते हैं और उस जमीन को औने कोने दाम पर कोई 40 लाख प्रति एकड़ खरीद रहा है, तो 35 लाख प्रति एकड़ खरीद रहा है। किसानों को पता है कि भाई जमीन वैसे तो 12.5 लाख प्रति एकड़ जाने वाली है सरकार के पास, लेकिन 40 लाख मिले तो वो 40 लाख लेते। वो बेचारे हमारे भोले भाले किसान, प्यारे किसान, जिनको ठगा कर रहा था, उनको पता ही नहीं था, उनको इल्म ही नहीं था, लेकिन बिल्डर धड़ाधड़ उस जमीन को खरीदे जा रहे हैं। पर जिसपे सेक्शन 4 का नोटिस है, 6 का नोटिस है, किसान को छीनी जा रही है, किसान को बेघर किया जा रहा है और बिल्डर उसको खरीदने का लगा हुआ है। कमाल की बात है। तो बिल्डरों को ये साफ तौर पर पता था कि ये जो ये हुआ है अधिनियम, ये वापिस होने वाला है। तो अगस्त का महीना फिर आता है 2005 के अंदर। आप देखिए अगस्त कितना प्यारा है। 24 अगस्त 2004 को ये भूमि अधिग्रहण को अधिसूचना रद्द कर दी जाती है और वो जमीन के गांव अचानक से एक रोड के पास चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में सेक्शन 4 लगा, 6 लगा 2004 में, 7 में, 6 में, 5 में और 7 में अधिग्रहण जो नियम है वो वापस ले लिया जाता है। और इस स्थिति में एक बिल्डर ऐसा भी है जो अकेला 248 एकड़ जमीन को खरीदता है और उसमें सेक्शन 4 और 6 के नोटिस लगे हुए और 60 रजिस्ट्रियन 60 रजिस्ट्री वो करा लेते हैं। वहां पर सरकार किसकी है? हुड्डा की सरकार है, कांग्रेस सरकार है और 114 रजिस्ट्रियां उसमें गलत भी ठहराई हुई है। बिल्कुल पंकज जी, हालांकि इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो किसान ही है, किसान ही परेशान हुए और बिल्डर्स क्यों खरीद रहे थे वो जरूर चर्चा का विषय है, जवाब लेंगे। बहरहाल हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता रजत पंजेटा जुड़ चुके हैं। ठीक है रजत जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। चर्चा में आपका स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत में ही सबसे पहले इनेलो का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर, वो आप क्लियर कर दीजिए। रजत जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे मामले को लेकर इनेलो की क्या भूमिका रहेगी, क्या स्टैंड है इनेलो का? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का स्टैंड शुरू से ही क्लियर है। हमने 2014 में ये अकेला एक मामला नहीं है, ऐसे अनेक मामले हैं जो जिन मामलों की हमने विस्तार पूर्वक एक चार्जशीट तैयार कर 16 अगस्त 2014 को हरियाणा के उस समय के जो गवर्नर थे, ऑनरेबल गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी जी, उनको देने का काम किया था और तथ्यों के साथ देने का काम किया था, सबूतों के साथ देने का काम किया था, जिसमें न केवल IMT मानेसर का मामला, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कैम है, पंचकुला का AGL स्कैम, सोनीपत का जो लैंड स्कैम है वो, अम्बाला का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है SEZ वाला,
उसके बाद किंगडम ऑफ ड्रीम्स का है सेक्टर 29 का, उसके बाद वजीराबाद का है जो डीएनएस की सेल डीड थी 2009 की, उसके बाद राजीव गांधी ट्रस्ट उलावास गुड़गांव का स्कैम था, रोहतक का लैंड स्कैम था, कुरुक्षेत्र का लैंड स्कैम था, और एक गुड़गांव सेक्टर 58 का था, और एक गुड़गांव के ही सेक्टर 65 का भी लैंड स्कैम था। इन सब की जो है तथ्यों के साथ हमने जो विस्तार पूर्वक चार्जशीट जो है वो सौंपने का काम किया था। हाँ, भाजपा सरकार ने जरूर इसमें थोड़ा विलंब जरूर किया है, और जो समय पे कार्रवाई होनी चाहिए थी वो समय पे कार्रवाई नहीं हुई। सीधा सीधा राजस्व को हरियाणा सरकार के जो स्टेट एक्सचेंजर है उसको नुकसान एक संयोजक ढंग से किया गया, तो नुकसान पहुंचाया गया। आपस में बिल्डरों के साथ मिलकर जो अगर सरकार किसानों का हक मारने लग जाए, पहले जो हमने 27 अगस्त 2004 को नोटिफिकेशन जारी किया था ताकि मानेसर और उसके आसपास का एरिया जो है उसको डेवलप किया जा सके और उसको सरकार डेवलप करे। वो 1315 एकड़ का था। उसके बाद वहां पे मुआवजा 12.5 लाख के आसपास का तय किया गया उस समय के रेट के हिसाब से, विदाउट एनी एनहांसमेंट, विदाउट एनी फर्दर एनहांसमेंट जो बाद में होती है। लेकिन उस समय भी बिल्डरों ने इसका जब हमारी सरकार तो चली गई थी, लेकिन हाँ 25 अगस्त 2005 को सेक्शन 6 हुड्डा सरकार ने इसका जारी किया जो 688 एकड़ का था, और सेक्शन 6 लागू होते ही वहां पर जो है ये दिखाया गया था कि सरकार गंभीर है और सरकार इसे डेवलप करेगी। लेकिन असलियत कुछ और थी। असलियत सरकार ने कभी इसको करना ही नहीं था। ये सिर्फ किसानों के मन में डर डालने के लिए, ताकि वो औने पौने दाम में किसान, किसी ने 25 लाख का, ठीक है रजत जी, विलंब की आपने बात कही, कार्रवाई में जो देरी हुई है उसको लेकर सवाल जरूर उठे हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। देखिए, काफी पुराना ये मामला है और इसकी टाइमलाइन समझी जाए। कभी कहा जा रहा है कार्रवाई में देरी क्यों की गई, तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। 10 सेकंड में खत्म कर दो। ठीक है रजत जी, राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें उनको भी अपने साथ लेना है, तभी चर्चा आगे बढ़ पाएगी। डिबेट खत्म नहीं हुई ना, डिबेट खत्म तो नहीं हो गई है, आधी बातों में औचित्य नहीं है। रजत जी, समय ठीक है, समय निर्धारित है, सबको अपना समय दिया गया। आपके पास दोबारा वापस आएंगे, समय बचा तो। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, कम से कम उनका परिचय तो करा दे अपने मेहमानों का। ठीक है राजेंद्र जी, के अंदर आप किसी को जोड़ते हैं, 1.5 मिनट में आप क्या मेरी प्रतिक्रिया? रजत जी, आप मेरी बात को समझिए। पहले आपने अपनी बात रख ली है पूरी, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, पहले दर्शकों से उनका परिचय कराना जरूरी है। आपके साथ भी ऐसा ही किया गया था, पहले आपका परिचय कराया गया, उसके बाद ही कमल जी को हमने रोका, पंकज जी को हमने रोका। आपके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की गई है, आप बने रहेगा। राजेंद्र जी, देखिए काफी पुराना ये मामला है, टाइमलाइन को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए। आप जरा समझाइए, क्या सच में ये मामला राजनीति से प्रेरित लग रहा है? और अगर मामला कानूनी तौर पर आगे बढ़ रहा है तो क्या इसमें राजनीतिक द्वेष की भावना जोड़ना, ये सब कुछ ठीक है? देखिए, ऐसा है कि एक बड़ी कहावत चली हुई है कि जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। तो अब ये जस्टिस जो है इसमें डिले होने वाली बात है। अगर देखा जाए तो वीआई कोर्ट में जो है वो चालान पेश कर दिया गया था 2018 में। 2018 में 80,000 पेज का चालान पेश किया गया और उस पर आरोप तय होने थे, लेकिन फिर वो हाई कोर्ट चले गए। तो उसमें फिर कुछ दूसरे जो उसमें थे वो एक्यूज्ड, उनको स्टे भी मिल गया, फिर वो ये भी चले गए, तो उनको दिया गया है तो हमें भी दिया जाए। तो इस तरह से इसको काफी डिले हो गया। 2018 से बताइए कि तब से चालान पेश किया हुआ है और उस पर हियरिंग होकर आरोप तय नहीं हो पाए। अब हाईकोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया है, इनकी जो रोक लगाने की जो याचिका थी वो खारिज हो गई है। तो अब ये रास्ता खुला है, तो आगे चलेंगे। सवाल ये है कि अगर सीबीआई कोर्ट ने उसको आरोप तय करने की तैयारी कर ली और अब उसको हियरिंग शुरू हो गई चार्जशीट पर, तो उसमें कुछ कॉन्क्रीट तो है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी अगर स्टे नहीं दिया है तो उसमें कुछ ना कुछ है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जस्टिस को जो है उसका एक रास्ता साफ होना चाहिए और जो है एक निश्चित प्रक्रिया के तहत और निश्चित अवधि में भी जो है न्यायिक प्रक्रिया पूरी होके और उसका रिजल्ट आना चाहिए कि आखिर में वास्तव में था क्या मामला। बाकी तो ठीक है कि राजनीतिक बयानबाजी तो काफी हुई और प्रशासनिक स्तर पर भी हुआ और एजेंसी ने भी जांच की, सीबीआई ने जांच की, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, इसके बाद जांच हुई।
तो ये सारा मामला है। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह का जो है किस नतीजे पर पहुंचती है कार्रवाई। कोर्ट में जो सुनवाई, सीबीआई स्पेशल कोर्ट में जो सुनवाई होगी, आरोप तय होंगे और उसके बाद जो नतीजे आएंगे तो वो किस तरह के आते हैं, क्या वो महज पॉलिटिकली थे या उनमें जो है कुछ ठोस रूप था, तो सार रूप से उन्होंने गलतियां हुई हैं और घोटाला हुआ है, ये प्रूव होता है क्या? तो अब ये देखने की बात है। बिल्कुल राजेंद्र जी, इंतजार करना होगा। रजत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद कमल जी के पास हम जाएंगे। देखिए, मैं बात इसलिए पूरी करना चाह रहा था क्योंकि उस आधी अधूरी बात का कोई औचित्य नहीं रहता और क्योंकि मामला डायरेक्ट सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने का है। 2005 में हुड्डा जी ने इसका सेक्शन 6 किया पूरी पब्लिक पर्पज के लिए, हम जो है वो लैंड एक्वायर करते हैं और उन्होंने साइमल्टेनियसली क्या किया, वहां पे बिल्डरों ने जमीन खरीदनी शुरू भी कर दी। जब आपको पता है आप पब्लिक पर्पज के लिए ले रहे हैं, सरकार ले रही है, तो बिल्डरों का लेना कोई औचित्य नहीं बनता। वहां पे 114 गलत रजिस्ट्रियां हुई। वहां बिल्डरों को वहां पे फ्लैट काटने के लिए लाइसेंस भी दे दिए गए। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। लाइसेंस किस लिए दे दिए गए? क्योंकि 24 अगस्त 2007 को सारी नोटिफिकेशन वापस ले ली जाती है, सारी कैंसिल कर दी जाती है और जो किसान की जमीन किसान को मिले 25 लाख 40 लाख, वही जमीन करोड़ों में हो गई। किसी ने बिल्डर ने 80 लाख एकड़ खरीदा, 40 लाख से खरीदना शुरू किया और उसके बाद करोड़ों के अंदर गारे न्यारे हुए। 22 कंपनियों ने 444 एकड़ मानेसर के आसपास लैंड ली। इसके अंदर एक कंपनी LWU इंफ्रास्ट्रक्चर, उस अकेले ने वहां कम से कम 250 एकड़ जो है वो जमीन लेने का काम किया और ये सारी प्रक्रिया हुई। सेक्शन 4 सेक्शन 6 के बीच में जमीन भी लेते रहे और पता था कि यहाँ पे हमने इसको वापस लेना है, किसानों के मन में डर बिठाना है, किसान का नुकसान करना है, हरियाणा सरकार के राजस्व का नुकसान पहुंचाना है। ये प्रक्रिया हरियाणा सरकार को नहीं करनी चाहिए थी। ये सिर्फ CNU में वारे न्यारे किए, बिल्डरों से पैसे लेके उनको चेंज ऑफ लैंड यूज दिया, लाइसेंसेस दिए और हरियाणा सरकार को और किसानों का भ्रष्टा बिठाने का काम किया। ये सारा केस ये है। मैं इसलिए अपनी बात को वहां पर पूरा करना इसलिए चाहता था कि तथ्य जो है वो सबके सामने। नहीं रजत जी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। मेरा भी बस इतना ही कहना था कि अगर मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो दर्शकों को भी पता चल जाए। चलिए कमल जी, इनेलो की ओर से भी यही बात उठाई जा रही है, पंकज जी भी यही कह रहे हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अधिग्रहण रद्द करने का फैसला लेना पड़ा सरकार को? भावना जी, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। मैं जी बिल्कुल। यहाँ पर हुड्डा साहब के लिए तो इनेलो वालों ने भी बोलना था, मुझे पता था खिलाफ बोलेंगे ये भी, और भाजपा ने तो बोलना ही बोलना है। मेरे कुछ सवालों के जवाब देके जाएं भाजपा के प्रवक्ता भी और इनेलो के प्रवक्ता भी, कि इन्होंने जो जमीन एक्वायर की थी 1999 से लेकर 2004 तक, इनेलो ने, पहले मैं इनेलो की बात कर लेती हूँ मैं, उन्होंने जमीन एक्वायर करी 4393 एकड़ के करीब, थोड़ा सा 2-3 के नाम कम हो सकते हैं। और कंपनसेशन क्या दी इन्होंने? टोटल जो पे की वो 286 करोड़ और 62 लाख, यानी कि पर एकड़ का अगर आप रेट लगाएंगे तो 15,32,000 में इन्होंने जमीन एक्वायर करी। हमने 25 लाख पर एकड़ में दी और उस टाइम पे क्या वैल्यू थी? आज 30 लाख पर एकड़ में जो अडानी को दी गई है गोहाना में, जिसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ है, 2-2.5 करोड़ के बीच में है पर एकड़ की, लेकिन वो अडानी को दी गई किसके लिए? फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए। उसकी बात कोई नहीं करी, वो पंकज बेनीवाल जी ने भी नहीं करी, इनेलो के प्रवक्ता ने तो करनी नहीं थी, हमारे ऊपर ही करना था। अवैध कॉलोनियां कितनी काटी जा रही हैं, क्यों काटी जा रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार ही करवा रही है ना, सारा सब सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। वो भी लैंड क्या किसकी है? वो कहीं कोई बाहर से तो आई नहीं है लैंड, वो भी हरियाणा की है, किसानों की लैंड है। इसके अलावा मैंने एक सवाल पूछना है कि 3 काले कानून जो लाए थे, कृषि के काले कानून, वो वापस लिए गए थे बाद में, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव था और 3 काले कानून लाने का मकसद क्या था कि जो भी इनके मित्र, परम मित्र हैं, उनके लिए कि भाई वो सब चीजें देंगे किसान को, और अगर किसान की फसल नहीं ठीक हुई तो सारी जमीन इन्हीं को दे दी जाएगी, अंबानी और अडानी को। यह मकसद था। माफी मांगकर 3 काले कानून वापस लेने पड़े इनको, शर्म भी नहीं। कमल जी, मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाएंगे। कमल जी, नहीं, सवाल ये है कि अधिग्रहण का फैसला क्यों रद्द किया गया?
देखिए उस टाइम क्या सिचुएशन थी क्या नहीं थी उसका मुझे नहीं पता, और मैं झूठ नहीं बोलती ना इनेलो की तरह ना भाजपा की तरह। जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगी, जिसकी मेरे को नॉलेज है वो मैं बता रही हूँ मैम। और अडानी को कितनी सारी जमीन दी गई है जहां पर वो 12 करोड़ का एक फ्लैट बेच रहा है। आप देखिए अंगम के नाम से है, कोई कहीं पर उसके लश लैंड के नाम से है, कितनी जमीन उसको हर इलाके में अडानी को दी जा रही है, उसकी कोई बात नहीं। कमल जी आप चर्चा की दिशा को भटका रही हैं फिर। अब पंकज जी आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसका? मैं फैक्ट नहीं, मैं राजनीति से प्रेरित तो है ही है जो अच्छा। ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारा 0.5% का वो रह गया, वो भी 25 लाख वोट चोरी करने के बावजूद 22,789 वोटों से भाजपा जीती पूरे हरियाणा में। ठीक है, तो मैं ये मुद्दे से भटकाना है इन्होंने अब, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है पहले ठीक कहाँ सोए हुए थे मुझे जवाब तो देना जरा। ये ठीक है पंकज जी, पंकज जी जवाब दे दीजिए। ठीक है कमल, लेकिन इनको लगता है पहले ही ठीक है कमल जी, ठीक है पंकज जी, खिलाफ है विपक्ष को ये खत्म कर ठीक है पंकज जी, फाइनल रिएक्शन आप अपना दे दीजिए। ठीक है कमल जी। हाँ जी देखिए हाई कोर्ट ने अगर डिनाई करा, एक एक करके आप अपनी बात रखिए, ऐसे समय की बर्बादी होती है, किसी की बात समझ में। ठीक है आप दोनों से अनुरोध है शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए प्लीज। देखिए मुद्दे के साथ बात करेंगे तो चर्चा अच्छी भी लगेगी, सार्थक भी लगेगी। कमल जी अब समय कम बचा है, समय का अभाव है, सभी मेहमानों से माफी चाहूंगी मैं। ठीक है समय का अभाव है थोड़ा सा। लास्ट रिएक्शन पंकज जी। देखिए ये जो मामला है ये 2007 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टडी करके जितने भी ये 34 जो 34 एक्यूज थे उनके खिलाफ चार्जशीट जो दाखिल होगी थी, जो 2018 में भी 80,000 पेज की, उस पर कार्रवाई हुई। कांग्रेस की सरकार थी 2007 के अंदर, सेंटर में भी और हरियाणा स्टेट के अंदर भी, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया जो अधिकरण जो प्रक्रिया को रद्द किया गया है ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इस धोखाधड़ी की श्रेणी में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों के द्वारा जो कमाया गया पैसा है वो एक पाई वापस लेने तक का भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। तो ये जो कहते हैं कि टाइमिंग, ये टाइमिंग नहीं है। ठीक है पंकज जी जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म कीजिए 10 सेकंड में। ठीक है पंकज जी 10 सेकंड में अपना फाइनल रिएक्शन दीजिए। कमल जी आप मैंने देख लिया आपके पास आएंगे। ठीक है देखिए एक मुख्यमंत्री है लाल सिंह सैनी जी जो किसानों की हित की बात करते हैं, 24 फसलों का निरंतर खरीदते। एक सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जमीनों को हड़पते थे, उनको डराते थे, किसानों को डराते थे, उनकी जमीन को हड़पने का काम करते थे, बड़े बड़े बिल्डरों को बेच करके मोटा पैसा कमा करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा इन तक पहुंचाने का काम करते थे। ऐसे ही नहीं पूरा हमारा स्पीकर कहता है कि उनके भर भर के दिल्ली पहुंचाते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो इसी तरीके से किसानों की कर्ज कमाई की जो जमीन थी उसको पैसा बिल्डरों को बेच करके पैसा कमा करके बिचौलिए का काम करते थे, और जो सारा पैसा है वो सारा का सारा पैसा सेंटर। ठीक है पंकज जी, ठीक है कमल जी, ठीक है कमल जी आप जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास जाना है। ठीक है कमल जी। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि वोट चोरी का जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया, जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है इन्होंने, उससे उसकी धमक से हिल गई है भाजपा सरकार, इसलिए इनको लगता है कि इनके लोगों को। पंकज जी ठीक है आपकी बात आ चुकी है, ठीक है बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। ठीक है बात ये कि मुद्दों से भटकाओ, डमी सीएम की बात नहीं करेंगे जिसको पंकज जी आपकी बात आ चुकी है। ठीक है वो उनका फाइनल कमेंट है। पंकज जी अब चर्चा का समय नहीं बचा। ड्रोन दीदी नहीं हुआ, कुछ स्कूटी नहीं दी गई, सबको बेवकूफ बनाया गया कि ठीक है कमल जी, पूरी महिलाओं को ठीक है सारे रजत जी मुद्दों से भटकाने की कवायद है। पहले कब सो रहे थे 2018 से लेकर, मुझे इस बात का जवाब देते जाएं। अगर इनमें दम है, अगर रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बची। ठीक है कमल जी टाइमलाइन को लेकर वो जो चर्चा का विषय है अब कोर्ट के फैसले का भी हमें इंतजार करना होगा। ठीक है कमल जी। रजत जी आपका फाइनल रिएक्शन। देखिए ये इनके सारे नेताओं की एक आदत है, फितरत है। इनके प्रदेश अध्यक्ष भी सरेआम 50-50 करोड़ रुपए जो है वो सीएलयू के नाम पे मांगते, आपको पता है पीछे भी दिखाई दिए थे। उनका भी आगे जो है शिकंजा कसता जा रहा है, उनका भी उस मामले के अंदर भी। और यहाँ पर आज आपका मुझे नहीं पता था कि डिबेट का विषय अडानी है, डिबेट विषय किसान आंदोलन है, डिबेट का विषय किसान आंदोलन के साथ साथ अभी इन्होंने 2-3 और मैंने सवाल पूछने हैं। देखिए जब आपके पास उत्तर नहीं होते और आपको यहाँ जवाब देने के लिए, और आज डिबेट का विषय था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो चार्जेस फ्रेम का अब रास्ता साफ हो गया है, जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जो किसानों की कमर तोड़कर और उनकी गाड़ी खून पसीने की कमाई को बिल्डरों के हाथ बेचकर
और वहां पे भी उनसे भी CLU के नाम पर खूब पैसे कमाकर आज वो मुद्दा वो है, किसान के मन में डर बिठाया, मिसयूज किया अपनी गद्दी का, और ये महकमा भी इन्हीं के पास था जब ये 10 साल से मुख्यमंत्री रहे। और आपने किस तरीके किसान को, बेचारे किसानों ने डर के मारे बिल्डरों को औने पौने दाम पर जमीनें बेची हैं, और उन्होंने जमीनों में करोड़ों के वारे न्यारे इन लोगों ने किए। और ये अकेला एक मामला नहीं है कि मानेसर के आसपास का है, ये इन्होंने सबसे गंभीरता इस विषय की ये है कि इन्होंने किसान को तो मारी दोहरी मार, इन्होंने हरियाणा सरकार के खजाने को भी मारी। ठीक है, और खुद वो पैसे कमाए बिल्डरों के नाम। ठीक है रजत जी, ठीक है। राजेंद्र जी, हाँ जी, राजेंद्र जी, देखिए ऐसा है कि न्यायिक चैनल में है अब ये सारा मामला। अब ये इसको ये कह के नहीं खारिज किया जा सकता कि इसे पॉलिटिकल है या पॉलिटिकल आरोप है। ये कॉन्क्रीट शेप में न्यायिक चैनल में आ चुका है और वहाँ आरोप तय होने जा रहे हैं। अब जो हाई कोर्ट में याचिका खारिज हो गई है तो CBI कोर्ट में आरोप तय होंगे। और क्या है जरा ये भी बताते जाएं, आरोप जितना लोगों पत्र पर पेश किया CBI जा के चुका। छापे पड़े, कन्विक्शन रेट भी बताइए। कमल जी प्लीज, अब दूसरे का समय, आप उसमें बीच में मत बोलिए। ठीक है, ठीक है। तो ये है कि अब न्यायिक चैनल में है सारा मामला और ये सारा क्लियर हो जाएगा कि ये पॉलिटिकल था या वास्तव में बड़ा घोटाला हुआ। क्योंकि उस समय तो ये आका गया था कि इसमें करीब 400 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस जमीन को जो है जिस तरह से बेचा गया, तो जो उसके अधिग्रहण की नोटिफिकेशन जारी की गई, बाद में वो नोटिफिकेशन अधिग्रहण रद्द कर दिया गया। तो उससे जो एक डिफरेंस हुआ, किसानों ने डेस्परेटली घबराहट में जो है बिल्डर को जमीन दे दी। उसकी जो मार्केट कीमत थी उसके हिसाब से ये निकाला गया, आकलन किया गया था कि वो 400 करोड़ का इसमें घोटाला हो गया। ये मार्जिन जो है 400 करोड़ का हड़प लिया गया। तो अब ये है, आज तो ये भी पता चला है कि ईडी ने भी ये जो जिसने इसमें इस घोटाले में फायदा लिया है, लाभ लिया है, उनके यहाँ कोई छापे आपे डाले हैं। तो उसका पूरा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा एक सूचना थी। तो ये इसमें कुछ ना कुछ तो है ही ठोस रूप से, तभी ये बात इतनी आगे बढ़ रही है और न्यायिक चैनल में जो है बात आगे बढ़ पाई है और हाई कोर्ट ने जो याचिका खारिज कर दी। बिल्कुल राजेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर राहत क्यों नहीं मिल पा रही। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े, आप अपना समय हमें दिया आपने। राजनीति में बयानबाजी कोई नई परंपरा नहीं है। राजनीति में हर जवाब का पलटवार देने को मिलता है। आज की चर्चा में भी आपने देखा कई दावे किए गए, लेकिन साफ बात यह है कि अब ये पूरा मामला अदालत में है। अब अदालत क्या रुख अपनाती है, क्या फैसला लेती है और अदालत के फैसले का हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।